हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 37, उसके वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी साइंस 2024। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ऊपर ही मिल जाएगा। और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो या आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी एनटीपीसी में तो खासकर साइंस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसके लिए तो ये ज़्यादा हेल्प करेगा। और भी जैसे कि क्या है, स्टेट के एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का ही बात कर ले रहे हैं, तो एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अभी आने वाले एग्जाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई। और ऑप्शंस हैं प्रसंस्करण द्वारा, प्राकृतिक चयन के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है म्यूटेशन के द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन के द्वारा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं प्राकृतिक चयन के बारे में थोड़े से क्या क्या है इसके बारे में। प्राकृतिक चयन की अगर हम बात करते हैं, तो प्राकृतिक चयन चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि कैसे जीव जातियों का विकास और विविधता उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत उनके प्रसिद्ध बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 1859 में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किया गया था। जैसे उसमें क्या कहा गया है, तो देखो उन्होंने कुछ बात बोली थी, जैसे कि गिरगिट का रंग बदलना, यानी गिरगिट अपने शरीर का रंग बदल कर शिकारियों से बच सकता है। यह गुण उसे जीवित रहने और अपनी संतति को आगे बढ़ाने में मदद करता है। डार्विन के फिंच पक्षी, यानी इन्होंने एक पक्षी के ऊपर भी इस बात पर रिसर्च किया था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो गैलापागोस नामक एक द्वीप है। ठीक है, जैसे हम देखो गैलापागोस द्वीपों पर डार्विन ने फिंच पक्षियों की चोंच के अलग अलग आकार का अध्ययन किया। यह उनके भोजन जैसे कि बीज, कीड़े की उपलब्धता के अनुसार विकसित हुआ था। ठीक है, तो ये किसकी बात चल रही थी? ये बात चल रही थी प्राकृतिक चयन की, यानी हमें प्रकृति के द्वारा कोई कोई भी चीज कैसे प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है, तो उसकी बात हो रही थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखो जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक ऑप्शन है प्रसंस्करण, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है। तो प्रसंस्करण क्या होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये भी एक प्रक्रिया है। और इसके थ्रू क्या किया जाता है कि जैसे मान लो एक कोई भी या कोई ऐसी चीज है, उसको थोड़ा सा उच्च क्वालिटी में कन्वर्ट करने की कोई मान लो सीड है, बहुत ही मतलब लो ग्रेड का सीड है, तो उसको हाई ग्रेड के सीड में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। कोई लो ग्रेड का बीज है, ठीक है, उसको हाई ग्रेड के बीज में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो बस समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। प्रसंस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों, उप प्रजातियों या किस्मों के बीच जनन होता है, जिससे नई संतति उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर पौधों और जानवरों में होती है और नई विशेषताओं वाली संततियों के निर्माण में सहायक होती है। प्रसंस्करण के अगर थोड़े से प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो इंटर प्रजाति प्रसंस्करण, अंत प्रजातीय प्रसंस्करण क्या होता है? तो देखो कहीं पर भी अगर आपको इंट्रा मिले, इंट्रा, ठीक है, कहीं पर भी आपको मिले इंट्रा, इंट्रा की अगर हम बात करते हैं, कहीं पर भी आपको क्या मिले? इंट्रा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा इंट्रा। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब होता है कि सेम बाउंड्री के भीतर किसी भी, जैसे मान लीजिए रूम के अंदर है, तो रूम के अंदर की बात करते हैं। जब इंटर की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि एक जगह से दूसरे जगह एंटर करना, जैसे कि बाहर से रूम में एंटर करना। ठीक है, तो हो जाएगा इंटर हो जाएगा। ठीक, तो इंट्रा का मतलब क्या हो जाएगा, यानी अंत प्रजाति प्रसंस्करण में क्या होता है? एक ही प्रजाति के विभिन्न किस्मों या उप प्रजातियों के बीच जन्म। उदाहरण के लिए गेहूं की दो किस्मों को मिलाकर उच्च उत्पादकता वाली फसल तैयार करना। जैसे कि अगर आप बात करें, तो देखो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने भी ये काम किया था। गेहूं गेहूं मतलब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही क्या किया था, हाई वैरायटी ईल्ड हाई वैरायटी ईल्ड तैयार किया, जिससे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और भारत में भी इसका असर देखने को मिला। भारत में भी 1966 के आसपास में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें कैसे हुई थी? गेहूं की दो किस्मों को मिलाकर बनाई गई थी। ठीक है, अंतर प्रजाति प्रसंस्करण की अगर बात करते हैं, तो दो अलग अलग प्रजातियों के बीच जनन होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देख लें,
तो इसमें गधा और घोड़े के संयोग से क्या बन जाता है, खच्चर का जन्म हो जाता है। और एक और होता है अंतरजातीय प्रसंस्करण। अंतरजातीय मतलब इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग वंश यानी जेनेरा की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग वंश के जीवों के बीच जन्म होता है। जैसे ट्राई ट्राइटिकेल एक गेहूं और राई का क्या होता है, प्रसंस्करण कराकर एक नई प्रजाति बनाई जाती है, ट्राइटिकेल। ठीक है, प्रसंस्करण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो इसका फायदा क्या है, उद्देश्य क्या है, तो देखो नई और लाभकारी विशेषताओं का निर्माण करना, पौधों या जानवरों में बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। मान लो कोई वीक, कोई ऐसा प्लांट है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है, बार बार उस पर माइक्रोब्स के अटैक हो जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ऐसे ऐसे सीड के साथ है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो इसकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और क्या फायदा होता है कि अधिक उत्पादन वाली किस्मों का विकास करना। अब मान लो जिसमें कोई ऐसा सीड है जिससे कम प्रोडक्शन हो रहा है, अब क्या करते हैं, किसी ऐसे सीड के साथ उसमें हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं जिसमें ज़्यादा यानी सीड प्रोडक्शन करने की क्षमता यानी कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना, तो ये सब उसके क्या उद्देश्य हैं। अब भारत में अगर अगर देखो विश्व की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज ने हरित क्रांति की नींव रखी थी। इस वजह से क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए इन द वर्ल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और भारत में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हो जाएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये भी एक हाइब्रिडाइजेशन का एक बढ़िया शानदार एग्जाम्पल है। हाई वैरायटी इल्ड, ठीक है, हाई वैरायटी हाई एल्ड वैरायटी सीड्स का इन्होंने क्या किया था, का विकास किया। ठीक है, अब आज जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं थोड़ा म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस की ही बात चल रही है। म्यूटेशन क्या होता है, जैसे म्यूटेंट कर जाना, म्यूटेंट का मतलब उसके अंदर क्या हो जाते हैं, परिवर्तन यानी चेंजेज हो जाते हैं। अब चेंजेज कहाँ पर होते हैं, किस लेवल पर होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, म्यूटेशन की बात करें तो कौन सा चीज में चेंज होते हैं, DNA या RNA में चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये DNA और RNA क्या है, ये एक आनुवांशिक सामग्री है यानी कह लो आनुवांशिक मटेरियल है। चलो म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। म्यूटेशन आनुवांशिक सामग्री DNA या RNA में अस्थायी और विरासत में आने वाले बदलाव को कहते हैं। यह परिवर्तन जीव के गुणों और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। म्यूटेशन प्राकृतिक रूप से हो सकता है या इसे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो कुछ म्यूटेशन के प्रकार देख लेते हैं। जीन म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, DNA में किसी एक जीन में बदलाव आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हेमोग्लोबिन की का उत्पादन प्रभावित होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, RBC का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एक सिकल मतलब हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, अब ये हंसिया कैसा होता है, तो क्या करो, एक सर्कल से किसी भी थोड़े से पार्ट को काट दो तो कर्व लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, वक्र वक्र मिल जाएगा, कर्व लाइक स्ट्रक्चर। तो उसी के शेप का कुछ ये हो जाता है, कौन हो जाता है, RBC। ठीक है, तो इसमें ये एक डिफेक्ट है, एक बीमारी है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन की, ये देखो जिससे हीमोग्लोबिन का उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, तो क्रोमोसोम के आकार यानी संख्या या संरचना में बदलाव आ जाते हैं। उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। वैसे भी इंसान में देखा जाए तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और नंबर में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो 23 पेयर्स होते हैं, तो 23 पेयर में जो 21 क्रोमोसोम्स है उसमें क्या आते हैं, उसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम्स ऐड हो जाते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। वैसे अगर सिंड्रोम के बारे में बात कर लें तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ डिसीज कह सकते हो, क्लस्टर ऑफ कोई भी चीज, ऐसी चीज, मतलब सिंड्रोम क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है यानी ग्रुप ऑफ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बिंदु म्यूटेशन यानी पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, DNA के एक ही न्यूक्लियोटाइड में बदलाव आ जाते हैं। जैसे GAG किस में कन्वर्ट होता है, GTG में बदल जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या में वृद्धि या कमी जिससे प्रोटीन संरचना बदल जाती है। ठीक है, म्यूटेशन के कारण की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है, मतलब कृत्रिम हो सकता है। प्राकृतिक कारण कैसे हो सकते हैं, मान लो सनलाइट वगैरह कुछ इस तरीके से, मतलब नेचुरली कुछ ऐसे चेंजेज आ जाए किसमें, DNA में। ठीक है, और आर्टिफिशियल की बात क्या है कि जैसे कि मान लो कोई रेडिएशन हो जाए, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कोई है रेडिएट कर रहा है, वो ऐसे भी दिखता है नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें
तो 1946 में नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या किया गया था, अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। तो वहाँ के जो अभी भी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं अभी जिनका जन्म होता है, उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि उनके अंदर एक जेनेटिक चेंजेज आ चुके हैं। ठीक है, कुछ रेडिएशंस के थ्रू, रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर अभी भी देखने को मिलता है। लगभग 75 से 78 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी अभी भी उनके अंदर इस तरह का इस रेडिएशन का इम्पैक्ट देखता है। इसी तरीके से अगर इंडिया में बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी 1983 या 84 के आसपास में हुई थी। करेक्ट डेट थोड़े से कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें भी वहां पर भी जो लोग वहां पर क्या हुआ था, वहां पर मिथाइल साइनाइड का क्या हुआ था, मिथाइल साइनाइड वहाँ पर गैस, एक गैस है, एक मतलब फर्टिलाइजर बनाने वाली एक गैस है जो वहाँ पर लीक कर गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी भी लोग क्या होते हैं, उनको भी उसका मतलब इफेक्ट देखने को अभी भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं म्यूटेशन के प्रभाव। तो देखो म्यूटेशन के कई तरीके से प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक होता है और क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है। सकारात्मक की बात करते हैं तो जैसे कि मान लो कोई लो क्वालिटी का है तो वो क्या करेगा, थोड़ा हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं नई विशेषताओं का विकास जिससे जीव अधिक अनुकूल हो सके। उदाहरण के लिए कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं। नकारात्मक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो बीमारियां बीमारियां और विकार, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कैंसर हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इन सब का क्या होता है, ये नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। तटस्थ प्रभाव यानी न्यूट्रल कैसा होता है, ऐसा म्यूटेशन जिसका कोई स्पष्ट प्रभाव ना हो, मतलब लक्षण उसके ना दिखे, सिम्टम्स ना दिखे, तो उसको हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल म्यूटेशन है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। यह एक जीन म्यूटेशन का परिणाम है जिसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण असामान्य होता है। ठीक, और उसका एग्जाम्पल में दूसरा देख लेते हैं तो एल्बिनिज्म क्या होता है। तो एल्बिनिज्म में क्या होते हैं, इसमें त्वचा, बाल और आंखों में मेलेनिन के उत्पादन में कमी आती है। ये मेलेनिन क्या होता है, तो ये एक पिगमेंट होता है जो शरीर को क्या करता है, रंग यानी कलर प्रोवाइड कराता है। एक ये कैसा पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट होता है मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन मेलानिन मेलानिन। और ये कहीं पर अगर किसी किसी जगह पर ज़्यादा अगर सिक्रेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट कैसे होता है, तो सनलाइट से एक्टिवेट होता है। मान लो कहीं किसी जगह पर ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो मोल जो होते हैं ना, मोल शरीर में जिसको हम क्या बोलते हैं, तिल बोलते हैं, तो वो ऐसा बन जाता है। मतलब ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से वो उस पर्टिकुलर जगह पर काला हो जाता है। ठीक है, डार्विन फिंच का विकास इसके बारे में बात कर चुके हैं। वैसे भी म्यूटेशन ने इन पक्षियों की चोंच के आकार में विविधता उत्पन्न की जिससे वे अलग अलग प्रकार का भोजन खा सके। ठीक है, इसके महत्व क्या है, तो विकास में देखो महत्व की बात करते हैं, म्यूटेशन के महत्व की बात करते हैं तो विकास हो जाएगा रोग अध्ययन में और जैव प्रौद्योगिकी में। तो देखो अगर विकास की बात करते हैं तो म्यूटेशन से नए युग उत्पन्न होते हैं, सॉरी, म्यूटेशन से नए गुण उत्पन्न होते हैं जो प्राकृतिक चयन के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, कच्चा माल मतलब कि एक तरीके से कहने की इनिशियल स्टेज प्रोवाइड करता है ताकि प्रकृति में वो क्या करे, सर्वाइव कर सके। ठीक है, रोग अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो अनुवांशिक रोगों को समझने और उनका उपचार विकसित करने में सहायक होता है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो म्यूटेशन का उपयोग कर नई दवाइयां और फसलें विकसित करने में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उपार्जित लक्षण, ऑप्शंस का ही ये बात है। तो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपार्जित लक्षण, लक्षणों की वंशागति। यह विचार बताता है कि किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित लक्षण जैसे कि शारीरिक या व्यवहारिक परिवर्तन उसकी अगली पीढ़ी को स्थानांतरित हो सकते हैं। इस सिद्धांत को 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने प्रतिपादित किया था। इसे लेमार्कवाद यानी लेमार्किज्म कहा जाता है। वर्तमान दृष्टिकोण अगर देख लें लेमार्कवाद का तो क्या है, लेमार्कवाद को आधुनिक वैज्ञानिक ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि आनुवंशिक लक्षण यानी डीएनए और जीन में मौजूद होते हैं। जीवन काल में अर्जित लक्षण जीन में बदलाव नहीं करते। ये बात तो किसने कहा था, लेमार्क ने कहा कि जीवन काल में जो हमारे अंदर लक्षण या जो परिवर्तन आते हैं उससे जीन में चेंजेस हो जाते हैं। इसी वजह से जो आधुनिक यानी वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसे क्या कर दिया गया है, बट उसने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है, डार्विन के का प्राकृतिक चयन यानी सिलेक्शन जो था, नेचुरल सिलेक्शन, तो आधुनिक
आनुवांशिक ने यह स्पष्ट किया कि विकास केवल आनुवांशिक परिवर्तन और प्राकृतिक चयन के कारण होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जीवन काल में जो चीज़ें सीखते जाते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर जीन में चेंजेज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात लैमार्क जी ने कहा था, तो इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या कहा, इससे कहा कि ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।